चलिए डॉक्टर साहब, आज हम रक्त मोक्षण के ही एक पार्ट में आगे की तरफ चल रहे हैं। कल हमने रक्त मोक्षण को पढ़ा था। उसको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। रक्त मोक्षण क्या होता है? ब्लड लेटिंग, शरीर से अशुद्ध रक्त को निकालने की प्रक्रिया को हम रक्त मोक्षण कहते हैं। ये एक चिकित्सा पद्धति है। ये ट्रीटमेंट का एक प्रोसीजर है जिसमें हम बॉडी के त्रिदोषों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें मैंने कल एक ट्रिक्स बताई थी आपको। सजा करके मैंने बताया था। सजा मीन्स क्या था? सा से श्रृंग, जा से जलौका और आ की मात्रा से अलाबू। इसको बात, श्रृंग से बात दोष को बैलेंस करते हैं। जा से जलौका यानी पित्त को, आ से अलाबू मीन्स कफ को बैलेंस करते हैं। ऐसे ही इससे पहले हमने पढ़ा था अपने मॉडर्न बेसिस पर, आयुर्वेद की बेसिस पर, रक्त श्राव। क्या पढ़ा था हमने? रक्त श्राव। यहां भी ब्लड निकलता है। और ये हम पढ़ रहे हैं रक्त विश्रावण, या इसको हम बोल सकते हैं रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण, दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रक्त श्राव एंड रक्त विश्रावण? सो सिंपल सा डिफरेंस है। एक डिजीज है, डिजीज है यानी किसी रोग की वजह से उत्पन्न होने वाली समस्या है। दैट इज अ प्रॉब्लम ड्यू टू different type of diseases in our body, just like gastric ulcer, just like epistaxis, and there are so many diseases that related to रक्त श्रावा। बट यहां पर जो रक्त विश्रावण है वो उस डिजीज को, रोग को समाप्त करने की एक चिकित्सा है। क्या है ये? रोग समाप्ति की एक चिकित्सा है। रोग समाप्ति की चिकित्सा है ये। कितना सुंदर वर्णन है आयुर्वेद का। सोचिए, हम अभी सर्जरी को पढ़ रहे हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, मैं आपसे कहूं कि आज से हजारों वर्ष पूर्व आचार्य सुश्रुत के काल में जाना है आपको। कितना सुंदर दृश्य होगा जब विज्ञान संस्कृति से मिल रहा था। हमारा भारतीय विज्ञान संस्कृति से मिल रहा था। गंगा नदी के किनारे पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई खड़ी है और आप देख रहे हैं उसको। उस भीड़ के पास आप जाते हैं तो एक वृद्ध व्यक्ति कुछ बच्चों के साथ खड़ा हुआ है और सामने एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जो पानी में से निकल रही है। और उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। उसकी लेयर्स को, मींस उनको कितना नॉलेज था कि पानी में रखने से स्किन की लेयर्स को एक एक करके बारीकी से अलग किया जा सकता है। कितनी बारीकी से एक एक करके अलग किया जा सकता है। कितना शास्त्र आगे होगा। एक रिसेंटली एक आपको देखो, सब्जेक्ट तो पढ़ते ही रहेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए जिससे आपका इंटरेस्ट अपने शास्त्र के प्रति बढ़ता रहे। मैंने आपको आज एक वीडियो भेजा था जो बिग ब्रेन कंपनी द्वारा शायद उन्होंने बनाया है, और इसके बारे में मैंने अभी रिसेंटली ही इसी साल एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था। एक लड़का था लखनऊ का, उसको नासा बुलाया गया। वो नासा के लिए सिलेक्ट हुआ और वहां से उससे कहा गया कि आप इंडिया से भारद्वाज संहिता लेकर के आइए, तब हम आपको यहाँ पर अपने एम्प्लॉय के रूप में रखेंगे। और वो यहाँ इंडिया से भारद्वाज संहिता लेकर के वहां गए और वहां उसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया। भारद्वाज संहिता में इतना डिटेल में एरोस्पेस के बारे में, विमान शास्त्र के बारे में लिखा हुआ है जो आज तक वर्णित नहीं है। अगर आपको किसी भी शास्त्र को समझना है तो शास्त्रज्ञ के विजन को आपको देखना पड़ेगा। उस विजन को आपको देखना पड़ेगा।
उसकी दृष्टि क्या रही है, किस दृष्टि से उसने उस शास्त्र का निर्माण किया। सोचिए, आज आपके पास लिखित में हर प्रकार का ज्ञान है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स में हर प्रकार का ज्ञान है, तब हम उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं। जरा उन लोगों को सोचिए जिन्होंने 0 to 1, मैंने कल पीटर थिल की बुक का वर्णन किया था, 0 to 1 की तरफ उन्होंने सफर तय किया। जिस चीज के बारे में कभी कुछ था ही नहीं, उसके बारे में इमेजिनेशन करके उस शास्त्र की रचना कर दी। सोचिए, चिकित्सा शास्त्र कभी रहा होगा नहीं, बट किसी ने तो पैदा किया होगा। तो वही सर्जरी को जब आज हम पढ़ते हैं, तो मेरा ये मानना है, थोड़ा सुश्रुत की दृष्टि से देखने की कोशिश करिए, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आता जाएगा। आयुर्वेद डिफिकल्ट, आयुर्वेद को आज की डेट में इतनी ज्यादा मान्यता प्राप्त क्यों नहीं हो रही है, जितना ये जिस लेवल को रखता है अपने साथ समाहित करके, उस लेवल की इसको मान्यता प्राप्त क्यों नहीं हो रही है, क्यों ये अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर पा रहा। इसका सबसे बड़ा कारण है इसका सरलीकरण। ये इतना सरल है कि अगर कोई भी व्यक्ति इसको बेसिक से बेस से पढ़ना शुरू करे, तो हर कंसेप्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करे, तो उसको रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। क्योंकि मॉडर्न साइंस इतना डिफिकल्ट है कि उसकी मार्केटिंग सिंपल के फॉर्म में कर दी, तो वो हमारे माइंड में बैठ जाता है। सिंपल सा फंडा है। एक ऐसी भाषा में है वो विज्ञान, जिस भाषा को आपने कभी समझा ही नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में, जो हमारी मदर टंग है ही नहीं, फिर भी हम उसमें अच्छा कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस चीज में एक बीच में एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। बट एक तरफ आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद को जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो इस प्रकार से आयुर्वेद को हम पढ़ने के लिए बैठते हैं जैसे कोई एलियंस की लैंग्वेज आ गई है, एलियंस का कोई सब्जेक्ट है और वो हमारी दुनिया का है ही नहीं है। तो चलिए, इसके बाद हम जलौकाप चरण पर चलते हैं कि एक तरफ तो रक्त श्राव जो है वो डिजीज का एक कॉम्प्लिकेशन है, एक तरफ रक्त विश्रावण उसी डिजीज का एक सरलीकरण है, रोग निदान है, रोग को समाप्ति का एक बहुत अच्छी चिकित्सा है, जिसको कल हमने पढ़ा था कि आचार्य भागवत जी ने अष्टांग संग्रह में संपूर्ण चिकित्सा बोल दिया है, सुश्रुत जी ने अर्ध चिकित्सा बोल दिया है। सोचिए कि अष्टांग संग्रह ने इतना उसका इंपॉर्टेंस बताया है और सुश्रुत ने भी बताया है, तो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा ये। उसी के प्रक्रम में जलौकापचरण एक और रक्त मोक्षण की विद्या है, एक कला है, एक ऐसा साइंस है कि जिस साइंस को क्यों पैदा किया गया, सबसे पहले उस चीज को समझना है। क्यों जलौकापचरण लाने की जरूरत थी? प्रच्छान कर्म से भी हम वो कर रहे थे, हम सूची भेदन से भी वो कर रहे थे, हम त्रिकूर्चक यंत्र के द्वारा भी हम रक्त मोक्षण कर पा रहे थे। कई प्रकार के प्रोसीजर हमने पढ़े, उसके थ्रू हम रक्त मोक्षण कर रहे थे। बट जलौकापचरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? जलौकापचरण का अर्थ होता है लीच के थ्रू, लीच को बोलते हैं जलौका, जलौका लीच के थ्रू ब्लड लेटिंग कराना, रक्त मोक्षण कराना। ये सीधा सीधा सिंपल सा इसका एक परिभाषा समझ लीजिए, इसीलिए इसका नाम रखा गया। तो लीच के द्वारा ही ये क्यों कराया गया और क्यों इसको लाने की, इसकी इन्वेंशन की, इसकी खोज करने की आवश्यकता हुई होगी आचार्य सुश्रुत को और अन्य आचार्यों को? तो सिंपल सा फंडा है। अगर मैं आपके हाथ पर पिन चुभूं या कैनुलेशन करूं या कैनुला में आपके हाथ पर लगाऊं, तो वो कैनुला लगाने से आपको पिंच होगा और दर्द होगा। मैं प्रच्छान कर्म करूं, उससे आपको दर्द होगा। मैं कपिंग करूं, उससे आपको दर्द होगा। तो हमने
क्या पढ़ा था कि ऐसे व्यक्तियों का नहीं करना है जो डरपोक हों, बच्चे हों, बालक हों, स्त्री हों, वृद्ध हों। भाई अगर उनकी अब करने की आवश्यकता हो तो किससे करें? तो वहां पर जलौकावचरण आता है, एक ऐसा साइंस जो जीरो पेन परफेक्ट रिजल्ट पे कार्य करता है। रक्त मोक्षण के बिहाफ पर जीरो पेन, ना तो दर्द, शून्य दर्द है। रिजल्ट जितना चाहो उतना ले लो। कितना प्यारा साइंस होगा। इसी सोच के साथ इसको स्टार्ट किया गया। इसीलिए एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि रक्त मोक्षण की सबसे सरल विधि कौन सी है, परम सुकुमार विधि कौन सी है? तो जलौका। रक्त मोक्षण की ऐसी विधि जिसको हर किसी पर प्रयोग किया जा सके, चाहे वो बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे राजा का पुत्र हो, चाहे कमजोर हृदय का हो, चाहे कोई भी हो, तो उसको कौन सी विधि के नाम से जाना जाता है? जलौकावचरण के नाम से जाना जाता है। तो पहला पॉइंट लिखा है, रक्त विस्रावण का परम सुकुमार विधि है जलौका। अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ है जलौका। जब हम शस्त्र अनुशस्त्र पढ़ेंगे तो वहां आपको बताएंगे कि अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ है जलौका। अनुशस्त्र में जलौका श्रेष्ठ है, और शस्त्र और अनुशस्त्र में यानी दोनों में, अगर दोनों को लेकर के चले तो वहां पर क्षार श्रेष्ठ बोला गया है। और अकेला मैं कहूं, जैसे फॉर एग्जांपल कि ग्वालियर के अंदर फेमस कौन है, मैं बोलूंगा मैं फेमस हूं। ग्वालियर और भोपाल दोनों में कौन फेमस है? तो एक एवरेज परसेंटेज निकल के आया कि मुझे भोपाल में 0 जानते हैं, यहां पर 100 लोग जानते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को भोपाल में 150 व्यक्ति जानते हैं और ग्वालियर में 50 जानते हैं। तो ग्वालियर में उस व्यक्ति को मेरी अपेक्षा 50% लोग कम जानते हैं। लेकिन भोपाल और ग्वालियर का दोनों का अगर मैं जोड़ करके मैं निकालूं तो लगभग 200 व्यक्ति उनको जानते हैं। यानी दोनों जगह फेमस कौन है? क्षार फेमस है। इसलिए अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ है जलौका, शस्त्र और अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ है क्षार। इन पॉइंट्स को ध्यान कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, और जब आप अपनी पुस्तक को पढ़ें, उसका अध्ययन करें, तो वहां पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। कल से हम आपको टॉपिक्स भी मॉर्निंग में ही सेंड कर दिया करेंगे, या इस क्लास के बाद कि कल का लेक्चर किस पे होने वाला है, जिससे आप एक रीडिंग पहले लगा करके आया करें, और फिर मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद एक रीडिंग बाद में भी आप लगाया करें, जिससे 3 बार उस चीज का रिवीजन होगा। आप एकेडमिक के लेवल पर अपने क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स जो आते हैं उनको बेटर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, इसके ऊपर भी एक क्लास हम आपके लिए अरेंज किया करेंगे, जहां पर बताएंगे आपको कि कैसे क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम अपने नंबर्स को अच्छे कर सकते हैं। एक नेक्स्ट कोटेशन आपको दिख रहा होगा, सविशे च विशेषण जलों का भी, सविशे च विशेषण जलों का भी। सुश्रुत चिकित्सा स्थान फर्स्ट का ये श्लोक है। जो ये मैं रेफरेंस आपको बताता हूँ, सुश्रुत चिकित्सा स्थान अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह, एक बार खोल के देख लीजिए, करिएगा उन पुस्तकों को, जिससे क्या होता है कि आप जाकर के सुश्रुत संहिता में इसको देखेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा और विजन मिलेगा। संहिता से नजर मारने का एक तरीका ही अलग है। तो इसमें लिखा हुआ है कि विषयुक्त सूत में, विषयुक्त सूत कौन कौन से होते हैं? कौन से होते हैं विषयुक्त सूत? ऐसा नहीं है कि सांप ने काट लिया या किसी और ने काट लिया वही विषयुक्त सूत है। विषयुक्त सूत आज की डेट में गैंग्रीन को भी बोलते हैं हम। गैंग्रीन को भी विषयुक्त सूत बोलते हैं। और यहां पर जलौकावचरण लगाने से बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए बोला है सुश्रुत चिकित्सा स्थान फर्स्ट में
सविशेष विशेषण जलौका भी, अर्थात विष युक्त सोथ में, पॉइजनस स्वेलिंग में जलौका का विधान विशेषकर करना चाहिए। जलौका अवचरण जरूरी है। और विषाक्त यदि खुद जलौका विष का पान किए हुए है, या दो प्रकार की जलौकाएं होती हैं। एक जलौका होती है हमारी शविष, दूसरी होती निर्विष। अभी हम उनको भी पढ़ेंगे। एक सविष, एक निर्विष। सविष का अर्थ होता है विष युक्त, और दूसरी होती है निर्विष यानी बिना विष के, सिंपल। हम अपनी चिकित्सा में निर्विष जलौका का प्रयोग करते हैं। अगर आपने सविष जलौका का प्रयोग यदि कर लिया, तो उसके दंश से जो रोग होता है, उस रोग के बाद आपको उस व्यक्ति को बचाना पड़ेगा। जो कॉम्प्लिकेशन आएंगे, तो वहां पर आपको महागत पान या महागत का आलेपन या महागत का नश्य आपको रोगी को कराना है। तो महागत को कितने प्रकार से आप यूज कर सकते हैं? विषाक्त जलौका से दंश होने पर प्रयुक्त औषधि है महागत पान, तो उसको कितने रूप से आप प्रयोग कर सकते हैं? महागत को आप पान यानी पिला करके, आलेपन यानी लगा करके बॉडी पर, और नश्य मीन्स नेजल ड्रॉप के रूप में उसको आप यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इंद्रयुधा जलौका से दंश। ये जलौका का प्रकार है जिसको अभी हम डिटेल में चार्ट में पढ़ने वाले हैं। इंद्रयुधा जलौका का दंश यदि है, तो वो असाध्य रोग की प्राप्ति कराता है। अब आपने अपने घर पर, मान लीजिए आपने क्लिनिक ओपन किया, क्लिनिक ओपन करने के बाद आपको किसी को जलौका अवचरण कराना है, तो आप जलौका परचेज करेंगे, लीचेज आप परचेज करेंगे। उन लीच को आप इस प्रकार के पॉट में लीचेज को आप डालेंगे, रखेंगे। अब रख तो लिया, उनको खाने को क्या देंगे आप? जीवित रहने के लिए कुछ तो देना है ना। तो यहाँ पर तीन प्रकार के भोजनों का वर्णन किया गया है। एक वल्लूर का भोजन किया गया है, एक शैवाल का, और एक कशेरू। कशेरू भी एक जलीय प्रकार का एक पौधा टाइप का है। बल्लूर मीन्स होता है शुष्क मांस, और शैवाल आप सभी जानते हैं एल्गीज, इनको आप इनके भोजन के रूप में दे सकते हैं। तो जलौका का जो भोजन होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक वल्लूर यानी शुष्क मांस, ड्राई फ्लैशेस, शैवाल एल्गी, एक एंड कसेरू। तो ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में से एक है जिसमें बल्लूर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जलौका प्राप्ति के लिए क्षेत्र कौन कौन से हैं? ऐसे कौन कौन से क्षेत्र जहां जलौका आज से कई वर्ष पूर्व, ये शुष्क की बात चल रही है, प्राप्त होती थी। आज तो क्लाइमेटिक कंडीशंस उस समय से काफी चेंज हो गई हैं, तो अब मोस्ट जगह पर उपलब्ध हो जाती हैं। तो यवन का नाम दिया गया है, यवन जिसको आज प्रेजेंट में टर्की के नाम से जानते हैं हम। पांड्य जिसको चेन्नई के नाम से जानते हैं। शहाय, शहाय को नर्मदा तीर के नाम से जानते हैं। पौतन जिसको मथुरा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सबसे बेस्ट गुणों वाली जलौकाएं प्राप्त होती थी, और यहां से जलौकाएं कलेक्ट करके जलौकापचरण कराया जाता था। अब जलौका आप लेकर के आ गए, जलौका को आपने रख लिया, खाना खिला दिया, कुछ दिन बीत गए। अब भाई कितने दिन तक रखना है जलौका को? तो जलौका का जो पानी होता है, ये पॉट है, वैसे तो मटके के अंदर रखने को बोलते हैं, ठंडे। इस पॉट के अंदर आपने जलौका को रखा, तो इसके अंदर जो पानी है, उस पानी को आपको प्रत्येक 3-3 दिन पर चेंज करना है। यदि मटके के घड़े में आपने रखा है, तो उसको 7 दिन में चेंज करना है। घड़े को कितने दिन में चेंज करेंगे आप? 7 डेज में। पानी को कितने दिन में चेंज करेंगे आप? 3 डेज में। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जलौका को जिस जल के अंदर हम रखते हैं, उस जल को 3 दिनों में रिप्लेस करना है, प्रत्येक 3 दिन में। जैसे आज वेडनेसडे को रखा, थर्सडे एंड फ्राइडे,
फ्राइडे के बाद उसको चेंज कर देंगे सैटरडे के दिन, तो 3 दिन बाद उसको चेंज करना है। और घड़े को कितने दिनों बाद चेंज करना है? 7 दिन बाद। 7 दिन बाद चेंज करना है। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे आपको देखने को मिल रहा होगा कि जलौका के ग्लानि निर्णार्थ देय। इसका अर्थ क्या हुआ? जब भी आप जलौका को परफॉर्म करेंगे, जलौका को आप यूज करेंगे, तो आपको क्या कंफर्म है कि जलौका, एक तो जलौका के अंदर 2 चीजें होती है। पहला तो वो आलसी प्रकार की होती है ना, तो उसका आलस खत्म करना है, उसके अंदर मूवमेंट बढ़ानी है। दूसरा क्या होता है, जौक के अंदर, जलौका यानी लीच के अंदर क्या होता है कि हो सकता है कि उसके बॉडी में थोड़ा बहुत विष रह गया हो, तो आपको उसकी गिलानी यानी उसके आलस को दूर करना है, तो आप क्या करेंगे? या तो सरसों ले लीजिए। सरसों, रजनी माने होता है हल्दी, टर्मरिक। या तो आप सरसों या टर्मरिक के लेप को बना करके उसको दे दें, उसके मुंह पे लपेट दें, उसके ऊपर छिड़कना शुरू कर दें। वोमिट करेगी और वो वोमिट करके तुरंत फुर्तीमय हो जाएगी। या निशाकल्क, निशा किसको बोलते हैं? हल्दी का ही नाम है। अवंती सौम्य, मद्य का, शराब को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अवंती सौम्य एक प्रकार की मद्य है। तक्र का प्रयोग, भागवत ने बोला है कि तक्र से भी जलौका को चिढ़ छूटती है, वो जलती है, चिढ़ती है, घबराती है। जो हम अपना प्रैक्टिकली बताएं, अपने क्लिनिक पर यूज करते हैं जलौका, तो हम सिंपल सा हल्दी का पाउडर ही यूज कर लेते हैं। उस हल्दी के पाउडर को उसके मुंह के ऊपर डालते ही तुरंत वो वोमिट कर देती है, और उसकी वोमिटिंग के बाद वो तुरंत ही फुर्तीमय हो जाती है। जलौका को रक्त चूषणार्थ दे। अब भाई, आपने किसी की स्किन पर, ये है उसकी बॉडी आपके पेशेंट की, जो आपकी आंखों के सामने आने वाली है। ये पेशेंट का हाथ है, हाथ की स्किन है ऊपर की, सुपरफिशियली। और इस स्किन के ऊपर आपको, मान लीजिए सोरियासिस हो गई है उसको, और उसके ऊपर आपको जलौका लगानी है। अब जलौका आपको लगानी है, ये जलौका आ गई, आपने जलौका रख दी। अब ये जलौका यहाँ पर ब्लड नहीं चूसती। हमें क्या लगता है जब हम फर्स्ट टाइम जलौका को यूज करते हैं कि भाई जलौका रखेंगे और वो ब्लड चूसना शुरू कर देगी, बड़ी मजेदार चीज होगी। कई बार जलौका इतनी चालाक होती है ना कि आपको वो इतना परेशान कर लेती हैं। वो कहते हैं, आ जाओ बेटे, आओ डॉक्टर साहब आओ, मैं आपके इतने मजे लूंगी कि आप परेशान होके, इरिटेट होके कर देंगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मेरे हाथ में लीच दी गई थी कॉलेज टाइम में, तो मैं भी यही सोच के गया था, और मैंने उठा करके, सोरियासिस का ही पेशेंट था, सोरियासिस के पेशेंट के ऊपर मैंने लीच रखी, और वो लीच इधर उधर भागने लगी। वो नहीं भैया, वहां से ब्लड शक करने लगी। बिल्कुल भी ब्लड शक नहीं किया उसने। मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मेरे पसीने छूट गए उस जलौका को लगाते हुए, और मन में ये प्रार्थना कर रहा कि चिपक जा यार, नहीं तो पेशेंट के सामने बेइज्जती हो जाएगी। फिर वो नहीं चिपकी, तो फिर मेरे दिमाग में आया, यार कुछ नहीं, इसका ब्लड निकालो। किसका ब्लड निकालो? पेशेंट का। मैंने ब्लड निकाला निडल से, और जैसे ही ब्लड आया, उस ब्लड के ऊपर उसका मुंह रखा, तो वो शक करने लगी। बट इसके अलावा भी और तरीके हैं जिसमें घृत आपको देना है, घृत दे सकते हैं। दुग्ध आप वहां पर लेप कर सकते हैं उस स्किन पर। दुग्ध यानी मलाई टाइप का, थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, या यूं कहें कि दूध की मलाई आप उसके ऊपर रख दीजिए। मिट्टी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। रक्त का तो मैंने जस्ट आपको बता ही दिया कि रक्त का प्रयोग तो आप कर ही सकते हैं। और वो कौन सा रक्त? उसी व्यक्ति के रक्त का प्रयोग करना, वहां पिंच करके ब्लड निकाल लेना। शस्त्र निपात वही वर्ड है। शस्त्र निपात मीन्स जो मैंने अभी आपको बताया कि पिंच करके वहां से ब्लड निकालना है। तो दुग्ध, घृत, मिट्टी, रक्त एवं शस्त्र निपात, इन प्रोसेस के थ्रू आप जलौका को लालची बना सकते हैं कि आओ भाई, आबेल मुझे मार, यानी आ जलौका मेरा खून चूस ले। उसको निमंत्रण दे रहे हैं, आप उसको इनविटेशन दे रहे हैं टू शकिंग योर ब्लड। क्यों?
क्योंकि वो गंदा ब्लड ही आपका चूसेगी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, सम्यक रूप से रक्तावसेचन करती जलौका की स्थिति कैसी होगी। सम्यक रूप से रक्तावसेचन करती हुई जलौका की स्थिति कैसी होगी। सम्यक माने अच्छे तरीके से, जिसको हम बेस्ट रेटिंग देंगे 5 आउट ऑफ 5 स्टार। वो आते हैं ना रिव्यूअर, आजकल यूट्यूब पर रिव्यू देने वाले बहुत हो गए हैं। जैसे भैया ये मूवी बहुत अच्छी बना देंगे, बॉलीवुड टॉलीवुड और जाने कौन कौन से जॉलीवुड, उनका जा करके बताते हैं कि इनकी मूवी बेकार, इनकी ये, मैं इसमें से 5 में से 2 स्टार देता हूं। तो यहीं पर मैं कहना चाह रहा हूं कि किस कंडीशन में जलौका ब्लड शक कर रही होगी, तब आप उसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार उसको आप देंगे। 5 आउट ऑफ 5 स्टार कब देंगे? तो वहां पर एक श्लोक आता है, अश्वखुर बदाननम उन्नत स्कंद। अश्वखुर बदाननम उन्नत स्कंदा। इसका अर्थ क्या होता है? पहला है अश्वखुर। अश्वखुर में घोड़े के खुर होते हैं, पैर। ये मान लीजिए घोड़े का पैर हो गया, यहां पर ऐसे ऐसे उसके खुर होते हैं, इनको खुर बोलते हैं। किनको खुर बोलते हैं? इस पोर्शन को खुर बोला जाता है। इसको अगर कट आउट करके हम इधर डायग्राम इसका बनाना चाहें तो कैसा बनेगा? इस प्रकार का ये डायग्राम बनेगा। तो इस प्रकार का खुर होना, खुर जैसा हो। दूसरा बोला है बदान्नम, उसका मुख, बदन खुर जैसा मुख हो और कंधे उसके उठे हुए हों। अब कैसा होगा वो स्ट्रक्चर, आप देखिए प्रैक्टिकली। ये आपने पेशेंट की स्किन है। अब यहां पर आपने जलौका लगाई, तो जलौका अपने माउथ को इस प्रकार से यहां सक करने के लिए लगाएगी और उसके शोल्डर जो होंगे वो ऐसे उठे हुए होंगे इस प्रकार से। जस्ट लाइक सेम, बिल्कुल यही पोस्चर होगा। तो क्या बोला उन्होंने? अश्वखुर। तो अश्वखुर की शर्त यहां पूरी हुई, उन्नत स्कंद की शर्त यहां पूरी हुई कि उन्नत स्कंद यहां पूरी हुई। तो अश्वखुर बदाननम उन्नत स्कंदम, अगर इस प्रकार जलौका रक्ताभिषेचन करती है तो सम्यक रूप से कर रही है, 5 आउट ऑफ 5 स्टार यहां आप दे सकते हैं। और वो ब्लड सक करती है तो यहां से एक वेव के रूप में बॉडी में ब्लड जाते हुए आपको दिखेगा। उसकी बॉडी में शक करेगी तो वेव के रूप में ब्लड जाते हुए आपको दिखेगा। आप इजीली इसको कंफर्म कर सकते हैं कि अच्छे तरीके से ब्लड को शक कर रही है। जलौका को हटाने के लिए क्या प्रयोग करना है? इन्होंने सेंधव बोला है। सेंधव से वैसे जलौका मर जाती है, और जगह भी वर्णन मिलता है, लेकिन यहाँ पर सेंधव अकेला मेंशन है। सबसे बेस्ट मैं कहूंगा आपको, आप रजन्य आदि चूर्ण या रजनी यानी कि निशा, या जिसको हल्दी बोलते हैं हम, या जिसको हम टर्मेरिक बोलते हैं, प्रैक्टिकली बहुत बेस्ट है। आप इसका प्रयोग करके देखेंगे, तुरंत वो वोमिट कर देगी, तुरंत वोमिट कर देगी, तुरंत, सेकंड नहीं लगाती। तो आपको इससे उसको जलौका को हटाना है, वहां से हट जाएगी और वोमिट भी करना स्टार्ट कर देगी। जलौका जन्य व्रण पर लेप, जलौका की वजह से कुछ जलौकाएं क्या होती हैं, ब्लड चूसते चूसते इतनी लालची हो जाती हैं कि वो वहां पर घाव पैदा कर देती हैं। अगर वो घाव हो जाए तो क्या करेंगे आप? शतधौत घृत को, शतधौत घृत को प्रयोग करते हैं। मैं दिखाऊंगा कल आपको, अपने क्लिनिक से लेकर के आऊंगा शतधौत घृत कैसा होता है, कौन सी कंपनी किस पैकिंग में बना रही है, तो और आपको समझ में आएगा। इतना बढ़िया होता है ना एक कॉम्बिनेशन, कि एक तो घृत की वजह से हीलिंग होती है, या तो माउथ अल्सर हो, या बॉडी पे कहीं भी अल्सर हो, या बॉडी ड्राई हो रही हो, या बॉडी जल चुकी हो, इवन सोरियासिस हो गया हो, ड्राई एक्जिमा हो गया हो, मोस्टली जगहों पर जहां पर बात
और पित्त का संयोग बहुत ज्यादा है, उस जगह पर तो लाजवाब रिजल्ट देती है, ये लाजवाब रिजल्ट देता है सद्दोतग्रत। तो सद्दोतग्रत का लेप करना है, सुश्रुत जी का ये कहना है। और भागवत क्या कहते हैं? सर्पिश उष्णेन, घृत जो होता है उसको प्रयोग करना है। जलौका के वमनार्थ, वही जस्ट अभी मैंने बताया था, वही चीज इन्होंने तेल और सेंधव लवण का प्रयोग करने को बोला है। अगर जलौका, चलो आपके आपने पेशेंट को जलौका लगा दी, पेशेंट की जलौका आपने सेंधव लवण से निकाल भी दी, अब जलौका को आपको दोबारा भी प्रयोग करना है। पेशेंट का उसने ब्लड शक किया है, उस पेशेंट के ब्लड को शक करके वो भी मर सकती है। हमने पीएमटी के समय पे पढ़ा था, हेरोडिन जो होती है, लीचेज जो होती हैं, लीचेज अपने वेट का 15 टाइम्स, 15 गुना ज्यादा ब्लड शक कर सकती हैं, ये उनकी कैपेसिटी होती है। और उसके बाद उनकी डेथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जलौका मरे नहीं, इसलिए हमें उस ब्लड को निकलवाना होता है। दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि इन्फेक्शियस ब्लड उसके पेट में नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज जिस पात्र में जाएगी उस पात्र को भी वो इन्फेक्शियस करेगी। तो सेंधव लवण तेल में मिला करके उसको उसके ऊपर लगाते, इससे वो बमन कर देती है। दुर्वांता, दुर्वांता का अर्थ क्या होता है? अगर जलौका ने पूर्ण रूप से वमन नहीं किया है, थोड़ा बहुत पेट में रह गया है, तो उसकी वजह से जलौका में कुछ लक्षण होंगे, जो क्या होगा? आलसीपन का लक्षण होगा जलौका में, और वो जल में डूब जाएगी, जिसको इंद्र मद के नाम से जाना जाता है, या रक्त मत्तता के नाम से जाना जाता है। जैसे बोलते हैं ना, हाथी मद हो गया, यानी हाथी घूमने लगा, पागल होकर के इधर उधर घूमने लगा। इसी प्रकार से जलौका भी सुन्न हो जाती है, बिल्कुल शांत पड़ी रहती है। तो दुर्वांता बोलेंगे भाई, इसको जलौका को अच्छे तरीके से वमन नहीं हुआ है और कराने की आवश्यकता है, अदरवाइज ये मर जाएगी, सी विल डाई। सम्यक वांता मीन्स अच्छे तरीके से प्रॉपरली वमन हो जाना, जिसकी वजह से जलौका के अंदर फुर्ती दिखने लगे। फुर्ती मीन्स एनर्जी, एनर्जी दिखने लगे, जो हमने पहले यूज करने से पहले उसमें देखी थी। तो इस प्रकार से सम्यक वांता को हम देखते हैं। अब दुर्वांता जलौका यदि है, उसको अच्छे तरीके वमन नहीं हुआ, तो उसको कौन सा रोग हो सकता है? मैंने अभी जस्ट आपको बताया ही था, इंद्रमद या रक्तमत्ता। इंद्रमद सुश्रुत ने नाम दिया है, रक्तमत्ता भागवत ने नाम दिया है। तो ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि जलौका को या लीच को अच्छे तरीके से वोमिटिंग नहीं हुई है आफ्टर यूज, तो कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो आपने पढ़ तो लिया इंद्रमद, लेकिन आपने रक्तमत्ता नहीं पढ़ा, भागवत का कोटेशन नहीं पढ़ा, और पता चले महाशय ने एग्जाम हॉल में हमारे ऑब्जेक्टिव्स में इंद्रमद तो दिए ही नहीं है। अब आप चारों ऑप्शन को ढूंढ रहे हो, पगला गए हो कि भाई यार क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, और उसने 4-5 प्रकार के मद रख दिए वहां पर, और चौथा ऑप्शन रख दिया रक्तमत्ता। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए भागवत ने क्या बोला है, सुश्रुत ने क्या बोला है। सुश्रुत ने इंद्रमद बोला है, भागवत ने रक्तमत्ता इसको नाम दिया है। एक बार जब जलौका आप यूज कर लेते तो कितने दिन तक आपको जलौका का यूज नहीं करना है? दैट इज 7 days। You can use again your leeches after 7 days। 7 दिन के बाद यूज करना है, यूनिवर्सल रूल है, सार्वभौमिक सत्य है, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे अमेरिका में हो, इतने दिन बाद ही यूज करना है। थ्योरेटिकली भी करेक्ट है, प्रैक्टिकली भी करेक्ट है, अदरवाइज आपको जो पेशेंट से सुननी पड़ेगी ना, वो पगला जाएंगे। कई हमने ऐसे केसेस भी देखे, कॉलेज के टाइम पे मस्ती करते थे उस समय सभी लोग कि भाई लीच लगानी है, लीच लगानी है, लीच लगानी है। अब लीच तो लगानी है, लेकिन लीच लगाएगा कैसे भाई? क्योंकि
यूज्ड लीचेज रखी हुई हैं, अनयूज्ड लीचेज तो सर ने लगा दी, किसमें रख दी हैं अलग दूसरे रूम में। तो कई बार यूज्ड लीचेज भी लगा देते थे हमारे फ्रेंड्स, उसकी वजह से पेशेंट को इरिटेशन, इचिंग, वर्निंग सेंसेशन, इस प्रकार की प्रॉब्लम उस जगह पर होने लगती थी। जलौका के भेद, जस्ट अभी हम बोल रहे थे ना, सविष एंड निर्विष, अच्छे प्रकार की जलौका कहाँ कहाँ मिल रही थी? यवन, टर्की, नर्मदा तीरे या सहाय या पोतन जिसको हमने नाम दिया था। आपने जलौका के 12 भेद देखे हैं, 12 भेदों में से 2 भेद इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है, उसके बाद सब कैटेगरी, फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें सविष 6, निर्विष 6 है। ऐसी जलौका जो पॉइजनस हैं वो 6 हैं, ऐसी जलौका जो नॉन पॉइजनस हैं बट मेडिसिनली यूज्ड हैं, उन जलौका को निर्विष जलौका कहते हैं। अब सविष जलौका जो है उसमें कृष्णा, करबुरा, अलगरदा, इंद्रदा, सामुद्रिका, गौचंदना नाम से यहां बोला गया है। ठीक इसी प्रकार निर्विष में कपिला, पिंगला, शंखमुखी, मूषिका, पुंडरीकमुखी, सावरिका ये नाम दिए हैं। सुश्रुत के अंदर अच्छे तरीके से ये मिलते हैं। तो यहां पर कृष्णा का गुण कैसा है? अंजन सदृश्य, हमारा जो अंजन होता है, सुरमा बोलते हैं, सुरमा मोहब्बत वाला जो आपने गाना सुना है वही सुरमा पुरानी मूवीज में महिलाएं लगाती थीं, जस्ट उसी जैसा देखने में होता है, उस जैसे कलर की होती है, कृष्ण वर्णी होती है, पृथु सिर होता है, लगभग चपटा जैसा सिर उसका होता है, चपटा सिर होता है उसका। बर्मी मत्स्य जो होती है, मछली होती है, बर्मी मछली जो फिश होती है उस जैसी होती है। करबुरा, अलगरदा होती है रोम युक्त, उसके बॉडी पर हेयर होते हैं, हल्के हल्के बारीक से हेयर होते हैं, रोम होते हैं, ये भी कृष्णमुखी होती है। इंद्रयुधा, ये इंद्रधनुष सदृश्य होती है, सतरंगी टाइप की, इसमें इसको लाइट में आप रखेंगे तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स को प्रोड्यूस कर रही होगी, इसलिए बोला इंद्रधनुष सदृश्य। सामुद्रिका के वर्णों को देखकर वो के दिखती कैसी हैं उसके हिसाब से उनका बेसिक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे थे, ताकि हमें यदि कभी मिल भी जाए तो हम पहचान सकें। तो यहाँ हम फिर पहुंचे थे सामुद्रिका की तरफ, तो विचित्र पुष्पाकृति वाली बताई है, फ्लावर लाइक ये देखने में होती है। गौचंदना होती है गौ वृषण वध अधोभाग द्विधाकृति। स्क्रोटम जिस प्रकार का होता है, ये स्ट्रक्चर्स को बनाए इस प्रकार से जलौका की बॉडी होती है, तो इसको गौचंदना के नाम से बोला गया है। कपिला मनसिला और मूंग वर्ण की होती है। पिंगला येलोइश रेड जिसको बोलते हैं, रक्तवर्णी या आशुगामी है, बहुत तीव्र चलती है। शंकुमुखी यकृत वर्णी होती है, लिवर जैसी देखने में होती है और शीघ्र पायनी होती है। मूषिका मूषक यानी चूहे की आकृति के जैसी होती है, लगभग छोटा सा चूहा मान लो वैसी। अनिष्ट गंध वाली, एक विशेष प्रकार की इसमें से गंध आती है। पुंडरीक मुखी मूंग वर्ण की और पुंडरीक तुल्य मुख, पुंडरीक मीन्स क्या है? कमल के फूल को बोला गया है, उसकी तुलना की गई है। शावरिका पद्म पत्र वर्णी, 18 अंगुल लंबी व पशुओं में प्रयुक्त। अब इस प्रकार से इनके ये बेसिक आपको जो मैंने गुण बताए हैं, इन गुणों को तो रट ही लीजिएगा कि कैसा किसका कलर होता है, बाकी नाम से भी आपको स्पष्ट हो रहा होगा। पिंगला मीन्स पिंगल कलर यानी येलोइश रेड, कपिला तो काला हो गई, तो मूंगमणि और मनशला जैसा। इस प्रकार से अब मूषक है तो मुष्काकृति वाली हो गई, शंकु है तो शंकु कैसा होता है, लिवर भी हमारा शंकु आकृति का जैसा लगता है ना अगर देखा जाए तो। ये हमारा लिवर हो गया। ये ऐसे लिवर होता है हमारी बॉडी में, अगर इसको मैं इस प्रकार से रखूं
तो क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है कॉन्सेप्ट शंकु टाइप का? तो जो है शंकुमुखी मीन्स लिवर आकृति का हमारे यकृत वर्णी। अब यहाँ से पीजी में और पीएससी में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है इस चार्ट से, तो वही आता है कि भाई इनमें से कौन सी जलों का श विष है, कौन सी जलों का निर्विष है। अब इसको याद करना बड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए, 12 नाम, वो भी अटपटे से। तो इसका एक ट्रिक मैं आपको देता हूं। आप सभी ने श्री कृष्ण जी की कहानी बहुत सुनी होगी, देखी होगी। तो वहां पर एक वृतांत मिलता है, जब उनके गांव में इंद्र जी रुष्ट हो गए थे तो उन्होंने बारिश की थी। तो बारिश होने की वजह से उन्होंने उन सभी लोगों को बचाया था। तो बस वही कहानी को मैं कुछ रूपांतरण के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूं। उस कहानी को आप याद कर लीजिएगा, आप पेपर में कभी भी इस क्वेश्चन को गलत करके नहीं आएंगे, जो कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस रक्त मोक्षण में से। देखिए, आपको अगर आपने 6 सविश जलों का 6 याद कर ली, तो क्या आपको निर्विष जलों का याद करने की फिर कोई जरूरत पड़ेगी? निर्विष जलों का याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सविश जलों का आपने पढ़ ली। अब एग्जाम हॉल में ऑप्शन दिया होगा तो ऑटोमेटिकली आप उसमें से ये देख लोगे सविश जलों का कौन कौन सी हैं। जो सविश जलों का होंगी, उसके अलावा चौथा ऑप्शन जो होगा वो ही हमारा आंसर होगा, वो ऑटोमेटिकली निर्विष ही निकलेगी। तो कहानी ये है कि कृष्ण के, मैं लिख रहा हूं, इसका सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको ट्रिक्स भूलना नहीं है। कृष्ण के गांव में अलगर्दा आई। अलगर्दा भूकंप या इस प्रकार की चीज से अपन मान रहे हैं, सुनामी टाइप से। अलगर्दा आई किसकी वजह से आई? इंद्र की वजह से। इंद्र से लड़ाई हुई थी ना कृष्ण जी की। कृष्ण के गांव में अलगर्दा आई, इंद्र की वजह से आई। और इंद्र ने क्या किया था? उसमें पानी बरसाया था, खूब पानी बरसाया था। पानी बरसाया था खूब। तो पानी बरसने की वजह से वो गांव समुद्र जैसा हो गया। कैसा हो गया वो गांव? समुद्र जैसा हो गया। रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा आपको, ये टेंशन मत लीजिएगा। आप बार बार सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये कहानी याद हो जाएगी कि भैया कृष्ण के गांव में एक बार अलगर्दा आई। और अलगर्दा का कारण क्या था? कृष्ण की इंद्र से लड़ाई हो गई थी, इसलिए अलगर्दा आ गई। और उसकी वजह से खूब झमाझम बारिश हुई लगातार। उस बारिश की वजह से गांव समुद्र में डूबने जैसा होने लगा था। तो कृष्ण ने सभी लोगों को मिलाकर गाय को गोवर्धन पर्वत के नीचे ले लिया। तो गौ चंदना, कृष्णा, करबुरा, अलगर्दा, इंद्रदा, सामुद्रिका एंड गौ चंदना। आपको 6 सविस जलों का आपको याद हो गई। अब इन 6 के अलावा जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा जलोका के नाम पर, वो सभी निर्विष होंगी। हमारे यहाँ पर हमने एक और ट्रिक बनाई थी इसकी, कि इसकी निर्विष की केपी सिंह, हमारे यहाँ पर केपी सिंह एक यहाँ पास में क्षेत्र है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वहां पर विधायक है केपी सिंह। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसे सांसद बोला जाता है। तो के फोर कपिला, पिंगला,
शंकुमुखी, मूषिका, पुंडरीक और सावरिका। चाहे तो आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं या फिर जो मैंने अभी आपको कहानी बनाई उसकी तरफ से, लेकिन फॉलो एक ही ट्रिक को करना। दोनों ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो भूलने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से हम इन जलौकाओं का अध्ययन करते हैं। आज की क्लास यहीं तक। कल जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उस नेक्स्ट क्लास में हम सरावेद को कवर करेंगे। सरावेद को